मान लीजिए कि हमारे पास एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें A से उत्पादों का निर्माण हो रहा है और जब समय 0 है तब हम A की प्रारंभिक सांद्रता से शुरुआत कर रहे हैं और किसी समय अंतराल t के बाद हमें उस समय t पर A की सांद्रता प्राप्त हो जाती है। अब अगर हमें इस अभिक्रिया के वेग को लिखना है तो इसे लिखने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि इसका वेग बराबर होगा माइनस A की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और अभिक्रिया के वेग को हम वेग नियम यानी कि रेट लॉ के उपयोग से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम वैसे लिखते हैं तो अभिक्रिया का वेग बराबर हमें मिलेगा वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट k गुणा A की सांद्रता, और क्योंकि हमने कहा था कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर A की सांद्रता की घात 0 आ जाएगी। अब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो परिणाम में हमें 1 ही मिलता है, यानी अभिक्रिया का वेग बराबर हमें वेग स्थिरांक k गुणा 1 मिल जाएगा, यानी कि यह वेग स्थिरांक के बराबर ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग है वह नियत होता है, यानी कि वह A की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो अब इसके बाद हम इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी k बराबर माइनस A की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, माइनस A की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन बराबर है वेग स्थिरांक k। अब इसके बाद हम कलन गणित यानी कैलकुलस का उपयोग करेंगे और यहाँ पर A की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन यह लिखने की बजाय समय के सापेक्ष A की सांद्रता में परिवर्तन की दर, और यहाँ पर यह माइनस का चिन्ह है और बराबर है k। अब हम यहाँ पर अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचेंगे तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम माइनस dt से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा dA बराबर माइनस k dt। अब इसके बाद हम यहाँ दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर समाकलन dA आ जाएगा बराबर माइनस k, तो एक नियत संख्या है यानी कि कांस्टेंट है, तो यह समाकलन के बाहर आ जाएगा और dt का समाकलन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वापस देखते हैं तो हम समय 0 से समय t तक जा रहे हैं और हमारी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से किसी समय t पर सांद्रता तक जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर ये मान रखते हैं तो हम 0 से लेकर t तक ले जा रहे हैं समय को, और सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से किसी समय t पर सांद्रता तक जा रही है। अब बस हमें यहाँ पर ये आसान समाकलन ज्ञात करने हैं। तो dA का समाकलन हो जाएगा केवल A या A की सांद्रता, और यहाँ पर A की प्रारंभिक सांद्रता से हम किसी समय t पर A की सांद्रता तक जा रहे हैं बराबर माइनस k, और dt का जो समाकलन है वह t आ जाएगा और समय 0 से लेकर t तक जा रहा है। अब अगर हम कलन गणित के आधारभूत प्रमेय का यहाँ पर उपयोग करते हैं तो देखिए बाएं पक्ष में हमारे पास आएगा किसी समय t पर A की सांद्रता माइनस A की प्रारंभिक सांद्रता बराबर माइनस k, और यहाँ पर गुणा में केवल t आ जाएगा। तो यह हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम का एक रूप आ चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसे पुनर्व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों पक्षों में A की प्रारंभिक सांद्रता को जोड़ देते हैं तो किसी समय t पर A की जो सांद्रता है वह बराबर होगी माइनस k गुणा t प्लस A की प्रारंभिक सांद्रता। तो यह समाकलित वेग नियम को लिखने का दूसरा तरीका है। तो यह हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम आ चुका है, और अगर हम इस रूप को ध्यान से देखते हैं तो यह y बराबर mx प्लस b के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x अक्ष पर समय यानी कि t को रखेंगे और y अक्ष पर अगर हम A की सांद्रता को रखेंगे तो हमें यहाँ पर एक सरल रेखा मिल जाएगी जब हम इसे आलेखित करेंगे, और उस सरल रेखा की जो ढाल है यानी कि स्लोप है जो कि यहाँ पर m है वह माइनस k के बराबर होगी, यानी वेग स्थिरांक के ऋणात्मक मान के बराबर होगी। और अगर हम y अंतःखंड यानी y इंटरसेप्ट की बात करते हैं जो कि यहाँ पर b है तो वह A की प्रारंभिक सांद्रता आ जाएगी। अब आइए आलेख बनाकर हम इसे प्रदर्शित कर लेते हैं। मान लीजिए यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। x अक्ष पर तो हमने समय को रखा है और y अक्ष पर हमने किसी समय t पर A की सांद्रता को रखा है। तो अगर हम यह आलेखित करना चाहेंगे तो इस तरह से हमें एक सरल रेखा मिलने वाली है, और इस रेखा की जो ढाल है यानी कि स्लोप है वह माइनस k के बराबर आएगी। हम चाहें तो इसे एक बार वापस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ढाल यानी कि m है वह माइनस k के बराबर आ जाएगी,
और इसके बाद अगर y अंतःखंड की बात की जाए तो y अंतःखंड आएगा A की प्रारंभिक सांद्रता। तो यह शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम हमने समझ लिया है। अब इसके बाद चलिए अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद होगा अर्ध आयु वह समय अंतराल होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता घटकर उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो यहाँ पर जब यह समय है वह अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ के बराबर होगा, जिसे हम टी हाफ से दर्शाते हैं। तो अगर हम इसे यहाँ पर रख देंगे तो जो A की सांद्रता है वह A की प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। अब हम इस मान को इस समीकरण में रखकर हल कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा A की प्रारंभिक सांद्रता का आधा बराबर माइनस के गुणा, यहां पर टी के स्थान पर टी हाफ रख देंगे यानी कि अर्ध आयु प्लस A की प्रारंभिक सांद्रता। अब हम इस समीकरण को अर्ध आयु के लिए हल कर लेंगे। तो यहां बाएं पक्ष में तो A की प्रारंभिक सांद्रता का आधा है और दाएं पक्ष में देखिए A की प्रारंभिक सांद्रता है। तो इस पद में से जब हम इसे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2 गुणा A की प्रारंभिक सांद्रता बराबर होगा माइनस के गुणा टी हाफ। तो अब अगर हम टी हाफ का मान ज्ञात करते हैं यानी अर्ध आयु ज्ञात करते हैं तो वह बराबर होगी A की प्रारंभिक सांद्रता बटा 2 गुणा के यानी कि 2 गुणा वेग स्थिरांक। तो यह हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु मिल चुकी है। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम A की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाते हैं तो इससे अर्ध आयु पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे के एकदम समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम A की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाएंगे तो यहां पर अर्ध आयु भी बढ़ जाएगी। अब चलिए हम एक शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं जिससे हम इस अर्ध आयु के विचार को और अच्छे से समझ पाएं। तो यह हमारे पास अमोनिया का अपघटन है। तो अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देता है और यह अभिक्रिया एक धातु उत्प्रेरक यानी मेटल कैटलिस्ट की सतह पर होती है। मान लीजिए यह धातु उत्प्रेरक यहाँ पर प्लेटिनम है। तो अब देखिए बाईं ओर हमारे पास पहली स्थिति है जिसमें हमारे पास एक प्लेटिनम का टुकड़ा है और यह मान लीजिए यह प्लेटिनम की सतह है और क्योंकि यह अभिक्रिया प्लेटिनम की सतह पर हो रही है तो इस प्लेटिनम की सतह के संपर्क में अमोनिया के अणुओं को रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर नीले रंग से हम कुछ अमोनिया के अणुओं को इस प्लेटिनम की सतह के संपर्क में दर्शा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का वेग बराबर हम लिख सकते हैं वेग स्थिरांक के गुणा अमोनिया की सांद्रता की घात 0। यानी अगर हम अमोनिया की सांद्रता बढ़ाते हैं तो इस अभिक्रिया के वेग पर यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी चीज को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। अगर हम अमोनिया की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं यानी यहाँ पर कुछ अमोनिया के नए अणु मिला रहे हैं तो इससे इस अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने ये नए अमोनिया के अणु मिलाए हैं ये इस प्लेटिनम सतह के संपर्क में नहीं हैं। तो ये अमोनिया अणु जो इस सतह के संपर्क में है केवल ये ही अभिक्रिया कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर अमोनिया की सांद्रता बढ़ाई तो अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग इस धातु की सतह के क्षेत्रफल के द्वारा सीमित है। अब यह तो पहली स्थिति थी। आइए अब दूसरी स्थिति देखते हैं जिसमें यह हमारे पास प्लेटिनम की सतह है और यहाँ पर कुछ अमोनिया के अणु तो इस सतह के संपर्क में है और ये ज्यादातर अमोनिया के अणु हमारे धातु उत्प्रेरक की सतह के संपर्क में नहीं हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर A की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाते हैं और आपको बता दूं कि इस स्थिति में जो A है वह अमोनिया है, तो अगर हम अमोनिया की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अर्ध आयु का मान भी उतना ही बढ़ जाएगा। और यह चीज काफी हद तक अर्थपूर्ण भी है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग तो नियत है। तो यहाँ पर जितने ज्यादा अमोनिया के अणु उपस्थित होंगे आधे अणुओं को अभिक्रिया करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए ये सभी अमोनिया के वे अणु हैं जो इस धातु की सतह के संपर्क में नहीं है और हम यह देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया के नियत वेग के कारण स्थिति 2 में ये जो हमने नीले रंग से अणु दर्शाए हैं इन आधे अणुओं को अभिक्रिया करने में स्थिति 1 की तुलना में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ हमने स्थिति 1 और स्थिति 2 की तुलना की और यह देखा कि हम जितनी ज्यादा A की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाएंगे अभिक्रिया की अर्ध आयु भी उतनी ज्यादा ही बढ़ जाएगी।